हेलो बच्चों, आपका नया चैप्टर शुरू होता है मोशन इन प्लेन और टू डायमेंशनल मोशन। मोशन इन प्लेन का हिंदी होता है समतल में गति या टू डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति। द्विविमीय गति। इसके पहले वाले चैप्टर में आप लोग पढ़े थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ऋजुरेखीय गति, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट होता है एक सीधी रेखा पर चलता है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़े हैं। लेकिन मोशन इन प्लेन पहली बार आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। जरा देखिए मोशन इन प्लेन की डिफिनीशन क्या बनती है, पहले समझिए। पहले यहाँ से समझ लीजिए। आप जो आप बहुत बार किए होंगे, या गेंद खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, पता चला कि गेंद को आपने इस डायरेक्शन में फोर्स किया, गेंद को इस डायरेक्शन में आपने किक किया। मेरा हाथ कँप रहा है, मेरे हाथ का दोष है कि मेरी उम्र का दोष है, नहीं जानता। अब हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, ठीक, और आपकी बॉल कुछ ऐसे जाती है, आपकी बॉल ऐसे जाती है, ठीक। यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अगर आपने इस दिशा, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ फिक्स है, इस पॉइंट के अराउंड मूव करने के लिए, इस बिंदु के चारों तरफ घूमने के लिए ये स्वतंत्र है, ठीक है। आपने इस डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई घर्षण नहीं है, इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा दिया। अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिए तो पता चला कि ये जो है ऑब्जेक्ट इस तरह से घूम गया, एक राउंड ले लिया, एक राउंड ले लिया। तो इसका, इस ऑब्जेक्ट का ये जो पॉइंट है जहाँ पर हमने फोर्स लगाया था, वह पॉइंट इस पर घूम गया। इसका हर पॉइंट एक वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। इसका प्रत्येक बिंदु क्या हो रहा है, इसे ये पॉइंट ले लीजिए, यह ऐसे वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। इस पॉइंट को ले लीजिए तो ऐसे वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। इस पॉइंट को ले लीजिए तो ऐसे वृत्ताकार सर्कुलर पाथ पर यह गति कर रहा है। लेकिन जरा देखिए पहले कि फोर्स का डायरेक्शन ये है, और जब जैसे ही आपने फोर्स लगाया, इसका इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ देखिए इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, यहाँ पर देखिए इसका डायरेक्शन ये है। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रा करिए, आपको मिल जाएगा। इस पॉइंट पे देखिए तो यहाँ टेंजेंट ड्रा कर दीजिए। टेंजेंट ड्रा करने का मतलब स्पर्श रेखा खींच दीजिए। इस बिंदु पर देखिए तो वेग, वेलोसिटी वाले वेग की दिशा क्या है, ये है, कॉन्टिन्यूअस चेंज हो रही है। यहाँ पे देखिए, हालांकि फिगर मैंने उतना सही नहीं बनाया है फिलहाल, हमको तो ऐसे यहाँ कर लेना चाहिए था, ऐसे ऐसे। चलिए ठीक है, फोर्स हमने यहाँ लगाया इस डायरेक्शन, और हमारा बॉल जो है ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। वो क्या रहा है, जब हमने फोर्स लगाया तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था या जो ऑब्जेक्ट है, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है फोर्स के डायरेक्शन से, यानी फोर्स मतलब यह बराबर एम में होता है। तो फोर्स का डायरेक्शन कहिए, चाहे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कहिए, बल की दिशा कहिए या त्वरण की दिशा कहिए, तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, यह फोर्स यानी बल या त्वरण की दिशा से क्या है, अलग है। दिशा से क्या है, अलग है। जब इस पर हमने फोर्स लगाया, इस पर जब हमने बल आरोपित किया, तो क्या हुआ कि इस यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था उसका प्रारंभिक वेग की दिशा बल या त्वरण की दिशा से अलग हो गई, अब तो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया।
ठीक ना। जैसे ही आपने फोर्स लगाया वैसे ही इसके वेग का डायरेक्शन चेंज हो गया, इस डायरेक्शन में तो कुछ चला ही नहीं, ठीक। और हर पॉइंट पर इसका मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण और दिशा दोनों बदल रहा है, दोनों बदल रहा है। दिशा को ज्ञात करने के लिए आप इसे किसी पॉइंट पर इसे टेंजेंट स्पर्श रेखा ड्रा कर दीजिए, तो यहाँ पर जो है दिशा ये हो गई। अगर यहाँ पर देखना है तो यहाँ फिर स्पर्श रेखा खींच दीजिए, डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है। और देखिए पहले यहाँ जहाँ मैक्सिमम हाइट पर जा रही है, यहाँ मान लीजिए क्या है, ये अधिकतम ऊंचाई है, तो यहाँ से यहाँ तक वेग बढ़ा घटा। जब वस्तु जैसे जैसे ऊपर जाएगी इसका वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। अब यहाँ पर जा करके इसका एक वेग शून्य हो रहा है, आगे हम बताएंगे। वेग शून्य हो रहा है, अब फिर वेग क्या हो रहा है, घट रहा है, सॉरी बढ़ रहा है। यहाँ से वेग बढ़ा और यहाँ से यहाँ तक वेग घटा और यहाँ से यहाँ तक वेग बढ़ा और दिशा भी बदल रही है। कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और वस्तु ना, या यूं कह लीजिए, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग आरोपित बल या त्वरण की दिशा से भिन्न हो, तब उसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ साथ बदलता रहता है और ये ऑब्जेक्ट एक वक्र पथ पर चलता है। इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, समतल में गति। फिर से सुन लीजिए एक बार, जब किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग आरोपित बल या त्वरण की दिशा से भिन्न हो और समय के साथ उसका परिमाण व दिशा बदलता रहे तथा वस्तु वक्र पथ पर चले, तो इस प्रकार की गति को हम एक समतल या समतल में गति कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश वर्जन देखिए, व्हेन डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी डिफर फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और एक्सेलरेशन, देन मैग्नीट्यूड माने परिमाण एंड डायरेक्शन दिशा ऑफ वेलोसिटी वेग का चेंजेस बदलता है विथ टाइम के साथ। ऑब्जेक्ट मूव ऑन ए कर्व पाथ और ऑब्जेक्ट एक वक्र पथ पर चलता है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोशन इन प्लेन। इस प्रकार की गति को हम समतल में गति कहते हैं या एक समतल में गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप्य गति, सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति। देखिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये जो मोशन हो रहा है कैसा मोशन हो रहा है, प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये कैसा है, प्रोजेक्टाइल मोशन मीन्स प्रक्षेप्य गति, और ये कैसा मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है। ओके, मेरे ख्याल से यह बात समझ में आ गई होगी। फिर से सुन लीजिए, व्हेन डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी डिफर फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और एक्सेलरेशन, जब वस्तु का प्रारंभिक वेग बल या त्वरण की दिशा से भिन्न हो, तब वस्तु का परिमाण, देन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम, तब वेग का परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ बदलता है। एंड ऑब्जेक्ट मूव्ड ऑन ए कर्व पाथ, और ऑब्जेक्ट एक वक्र पथ पर चलता है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोशन इन प्लेन। इस प्रकार की गति को समतल में गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप्य गति, सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति, इटसेट्रा। आज और भी हैं,
लेकिन ये प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन हमारे सिलेबस में है। यहाँ समझ गए होंगे आप। यहाँ मैग्नीट्यूड भी बदल सकता है। देखिए भाई, एक बार जब फोर्स लगा के किए, तेजी से चला, फिर धीरे 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 आकर के यहाँ पर रुक गया, तो वेग का परिमाण भी बदल रहा है। अब इसका दिशा भी हर पॉइंट पर, हर बिंदु पर बदल रहा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, वक्र पथ पर घूम रहा है, ठीक है। अब कोई कहे कि भाई इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट स्पर्श रेखा खींच दीजिए। स्पर्श रेखा जो की दिशा जो है उस बिंदु पर वेग की दिशा को दर्शाती है। जैसे कोई कहे भैया इस पॉइंट पर बताओ वेग की दिशा क्या है, तो इस पॉइंट मतलब इस बिंदु पर क्या करो, एक स्पर्श रेखा खींच दो, ठीक है। अब तब इस बिंदु पर यह स्पर्श रेखा क्या बताती है, वेग की दिशा। क्या बताती है, वेग की दिशा को बताती है, ठीक है। नोट इट प्लीज। आपका टॉपिक शुरू होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। तो प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, ए मोशन इन प्लेन, एक समतल में गति का एक उदाहरण है। प्रक्षेप गति समतल में गति का एक उदाहरण है। लेकिन कभी कभी पर्टिकुलर विशेष रूप से कहता है कि प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, ठीक है। तो उस समय आप मोशन इन प्लेन की परिभाषा बताएं तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, इसलिए यहाँ पर मैं परिभाषा लिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। वैसे आप लोग जान लीजिए कि ये जो चैप्टर है ये मूलतः न्यूमेरिकल बेस्ड है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, डिफिनीशन शायद ही पूछी जाती है। When an object is thrown making acute angle, पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है आपका, ये इसको हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पर आपने थ्रो कर दिया, कितना 90 डिग्री पर थ्रो किया, ये इसी पाथ से जाएगा ऊपर और फिर इसी पाथ पर क्या होगा, नीचे लौटेगा भी। ध्यान दीजिएगा, अगर आप एकदम वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड या वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, जिस रास्ते से जाएगा फिर उसी रास्ते से वापस आ जाएगा, जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से वापस आ जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया एक्यूट एंगल। क्या लिखा, न्यून कोण। When an object is thrown making acute angle from horizontal, then it moves along a curved path under the gravity है यार, under the gravity. This type of motion is called projectile motion. जब किसी वस्तु को क्षैतिज से न्यून कोण पर फेंका जाता है, मतलब 90 से कम, मतलब 90, यहाँ जो हमने कहा 90 डिग्री, इससे कुछ कम आप ऐसे भी फेंक सकते हो, तभी ऐसे आएगा। ऐसे फेंकोगे ऐसे आएगा। कहने का मतलब यह है कि 90 डिग्री पर नहीं होना चाहिए, बस 90 डिग्री पर नहीं होना चाहिए। जब किसी वस्तु को क्षैतिज से न्यून कोण पर फेंका जाता है ना, यहाँ तक हो गया ना। तो when an object is thrown making acute angle from the horizontal, जब किसी वस्तु को क्षैतिज से न्यून कोण पर फेंका जाता है, then it moves along a curved path under gravity, तब यह गुरुत्व के अधीन वक्र पथ पर गति करती है। यहाँ से फिर से, तब यह गुरुत्व के अधीन वक्र पथ पर गति करती है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन।
इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। आइए यहाँ से, पॉइंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस बिंदु से वस्तु को फेंका जाता है उस बिंदु को प्रक्षेपण बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्षेपण बिंदु। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब इसकी हिंदी में लिख दे रहा हूं यहाँ पर, प्रक्षेपण बिंदु। प्रक्षेपण बिंदु, जिस बिंदु से वस्तु को फेंका जाता है उस बिंदु को प्रक्षेपण बिंदु कहते हैं। एंड थ्रोन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। फेंकी हुई वस्तु को प्रक्षेप्य कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मतलब प्रक्षेप्य। जरा इसकी हिंदी समझिए, प्रक्षेपित होने वाला या प्रक्षेपित किया जाने वाला क्या होगा? प्रक्षेप्य होगा। हिंदी आप लोगों की स्ट्रांग है तो कोई बात नहीं है, तब तो आप इसको समझ ही रहे हैं। अगर हिंदी कमज़ोर है भाई तो अंग्रेजी तो कम से कम मजबूत होनी चाहिए। अब हिंदी अंग्रेजी सब कमज़ोर है तो साइंस पढ़ना ही नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। फिर कह रहा है पाथ एलॉन्ग विच ऑब्जेक्ट मूव्स इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी कह रहा है जिस पथ पर वस्तु गतिमान होता है उसे हम प्रक्षेप पथ कहते हैं। एंगल एट विच ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जिस कोण पर वस्तु को प्रक्षेपित किया गया उस कोण को प्रक्षेपण कोण कहते हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेपण कोण। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन प्रक्षेपण कोण। जिस कोण से वस्तु को फेंका जाता है उस कोण को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण कोण। फिर से देखिए आप, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल कहो चाहे एक्स एक्सिस को जो भी कहो। यहाँ से हमने इस दिशा में किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ठीक है। पता चला कि ये ऑब्जेक्ट जो है ऐसे जा करके ऐसे यहाँ गिर गया, पॉइंट ओ से फेंका, ओ डैश पर आकर गिरा। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? प्रक्षेपण बिंदु, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, इस एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण कोण। और ये जो पाथ है जो जिस पर ये आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है, आपका ऑब्जेक्ट इस पर चल रहा है, इस पाथ को क्या कहते हैं? ट्रैजेक्टरी। क्या कहते हैं? ट्रैजेक्टरी या प्रक्षेप्य पथ। और जिस वस्तु को आपने फेंका है, मान लीजिए यही वस्तु है, यहाँ थी, यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे यहाँ आके गिर गई, यहाँ आके गिर गई। ये जो फेंकी जाने वाली वस्तु है इसी को कहते हैं प्रोजेक्टाइल। थ्रोन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। फेंकी जाने वाली वस्तु को क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य। लिख दिया हमने, प्रक्षेप्य। ओके, अब डिफिनेशन आपको पता हो गई। अब हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसका मोशन कैसे हो रहा है। नोट इट प्लीज। Let an object is thrown with initial velocity u, making an angle theta from horizontal। माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है। देखिए, ये मैंने एक्स एक्सिस लिया है, ये वाई एक्सिस लिया है। एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण पर यू वेग से फेंका गया। ओके, अब आपका ऑब्जेक्ट ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे चलता हुआ जमीन पर आकर धड़ाम से गिर गया। ओके, अब देखिए दो चीज ऑब्जर्व करिए, दो चीज को जरा देखिए आप इसमें। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में दो तरह का विस्थापन है, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी, दोनों में विस्थापन है। कहिए कैसे? यहां से एक लंब डालिए इस पर, देखिए एक्स एक्सिस में विस्थापन कितना हुआ, x1, और वाई एक्सिस में विस्थापन कितना हुआ, y1 ना। पता चला यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब पता चला एक्स एक्सिस में विस्थापन x2, वाई एक्सिस में विस्थापन y। ठीक है, यहां देखिए जब ऑब्जेक्ट यहां चला तो y एक्सिस में विस्थापन y3 और x एक्सिस में विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट x3 यहां तक आया। यहां आया तो जरा आप देखिए ये y4 है और y एक्सिस में विस्थापन y4 और x एक्सिस में विस्थापन x4, ये लगभग यहाँ तक आएगा। ठीक है बेटा, तो दो तरह का विस्थापन हो रहा है। कैसा कैसा? एक y एक्सिस में और दूसरा x एक्सिस में। y एक्सिस में विस्थापन को क्या कहेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। क्या? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। और x एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, x एक्सिस में जो विस्थापन हो रहा है, उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। दो डिस्प्लेसमेंट है। पहला डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस, इसको कहते हैं क्या? हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा। दूसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस, या इसको हम कहेंगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब कि x एक्सिस में विस्थापन या क्षैतिज विस्थापन, x एक्सिस में विस्थापन या क्षैतिज विस्थापन। दूसरा y एक्सिस में विस्थापन या ऊर्ध्वाधर विस्थापन। ठीक है, तो दो तरह का विस्थापन आप देख रहे हैं। ये समझने की बात है, लिखने की बात नहीं है। जरा सोचिए क्या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के पॉसिबल है? डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है? ड्यू टू वेलोसिटी। आप लेकिन स्पीड भी कह सकते हैं ना। जब किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी है या स्पीड है, तभी तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा। बिना वेलोसिटी के डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम स्पीड को हटा दे रहे हैं। यह भी क्या है? वेक्टर। कहेंगे साहब वेक्टर तो हम पढ़े थे कक्षा 11 में, यहाँ से कहाँ ला रहे हैं? अरे भाई वेक्टर में कक्षा 11 में पढ़े थे, फिर से पढ़ डालिए। सॉरी, कक्षा 11 में नहीं हो, इसके पिछले वाले चैप्टर में। उससे तो जान किसी तरह से छूटा था, तब तक आप फिर नाम ले लिए। नाम लूँगा जब तक पढ़ाऊँगा, इंटर में 12वीं में भी पढ़ाऊँगा, 12वीं के बाद और लोग पढ़ाएंगे, तो बिना वेक्टर के कुछ होने वाला नहीं है।
तो डिस्प्लेसमेंट किसके कारण है? वेलोसिटी के कारण। और अगर डिस्प्लेसमेंट दो तरह का है, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में, अगर दो तरह का डिस्प्लेसमेंट है तो इसका मतलब कि दो तरह की वेलोसिटी भी है। अगर दो तरह का डिस्प्लेसमेंट है, दो तरह का विस्थापन है, तो दो तरह का वेग भी होगा। ध्यान से सुन लीजिए, फिर कह रहा हूं, अगर दो तरह का विस्थापन है तो दो तरह का वेग भी होगा। अगर एक्स एक्सिस में, एक्स अक्ष में विस्थापन है तो एक्स अक्ष में वेग होगा। अगर वाई अक्ष में विस्थापन है तो वाई अक्ष में वेग होगा। इफ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस then there will be velocity in x axis. If displacement is in y axis then there will be velocity in y axis. आप कहेंगे साहब जी जरा ये बताइए आप कि आपने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी से यू से फेंका गया, तो दो तरह का डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है बच्चों, कैसे हो सकता है? चलिए आप वीडियो को पोस्ट के समझने के लिए आप इसको अलग से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको मटाऊंगा, मिटाऊंगा, रब करूंगा, जो भी समझिए कुछ न कुछ तो मैं कर ही रहा हूँ। जो कर रहा हूँ आपके आँख के सामने कर रहा हूँ, कहीं आड़ में तो नहीं कर रहा हूँ भैया। कुछ लोग कहेंगे मिटा रहा हूँ, कुछ लोग कहेंगे थोड़ा सा, जो अच्छे लोग हैं कहीं रब कर दे रहा हूँ। हमारी तरह से जो गंवई छाप लोग हैं वो कहते हैं मिटा रहा हूँ। अच्छा चलो बेटा, अब कहोगे साहब हमने तो यू वेग से फेंका था तो दो तरह का वेग कैसे आ गया? हाँ बेटा आ गया। रिजल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाए थे ना, रिजल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर वियोजन। किसी भी वेक्टर को दो समकोणी घटकों में तोड़ सकते हैं। ए वेक्टर कैन बी ब्रोकन इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। किसी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं हम। कैसे बताए थे? कैसे बताए थे भैया? यहाँ से एक एंगल जो है ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ड्रॉप कर दिया साहब। अब बताए थे आपको कि जिसके साथ वो एंगल बना रहा है वह cos थीटा होता है, पता है। और चूंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो कहेंगे साहब ये क्या है? u cos थीटा। हम कहेंगे बेटा तब बताओ ये क्या है? तो कहेंगे आप u sin थीटा, u sin थीटा। तो देखो दो तरह का डिस्प्लेसमेंट हो गया, सॉरी दो तरह की वेलोसिटी हो गई, एक तो u cos थीटा, एक u sin थीटा ना। और u cos थीटा के कारण x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, x अक्ष में विस्थापन हो रहा है, और u sin थीटा के कारण y एक्सिस में विस्थापन यानी y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कब से चिल्लाया जा रहा हूं? द वेलोसिटी, क्या कहिए कि देयर आर टू component of initial velocity, पहला ux बराबर u cos थीटा बराबर u cos थीटा, या ऐसे भी कहेंगे हम, ऐसे भी कि पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज घटक कंपोनेंट क्या? u x बराबर u cos थीटा
पहला। अब आप पहला तो ये हो गया यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा। ये भाई एक्स डायरेक्शन में है ना, इसको हम यू एक्स लिख सकते हैं, यू एक्स लिख सकते हैं। वेक्टर में खूब पढ़े आप। अच्छा बताओ बेटा जरा, ये जो हमने कहा कि अंडर द ग्रेविटी, ये जो मोशन हो रहा है ग्रेविटी के अंतर्गत यानी गुरुत्व के अधीन यह गति हो रही है। और तब आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि बताइए, अगर गुरुत्व के अधीन गति कर रही है, गुरुत्व के अधीन गति कर रही है ना, तो जी किधर कार्य करेगा? तो बेटा जान लो, जो गुरुत्वीय त्वरण जी है ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। गुरुत्वीय त्वरण जी सदैव नीचे की तरफ मतलब पृथ्वी की तरफ ना कार्य करता है, ये जान लो। अच्छा एक बात ही बता दो, अगर ये नीचे की तरफ गति कर रहा है, नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, अगर नहीं करता ही है यार, क्या अगर, क्योंकि जी नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, इसलिए जो वर्टिकल वेलोसिटी है, जो ऊपर की तरफ जाने वाली वेलोसिटी है, चाहे ऊपर जा रही हो चाहे नीचे आ रही हो, चाहे ऊपर जा रही हो चाहे नीचे आ रही हो, उसको तो ये प्रभावित करता है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो रही है, अब क्योंकि जी तो इधर वर्क कर रहा है भैया ना, जी तो इधर वर्क कर रहा है, आपका बॉडी इधर जा रही है, तो ये जी का प्रभाव इस वेलोसिटी पर नहीं पड़ेगा, इस वेग पर नहीं पड़ेगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स कॉस थीटा है, इसको जी प्रभावित नहीं करता। लिखेंगे क्या, मैं लिखवा दे रहा हूँ, ये सब चीज़ें लिखवाने वाली नहीं है, लिखवाना भी नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, आप पढ़ के नोट बना सकते हैं इसको, लेकिन लिखवा दे रहा हूँ। सिंस स्मॉल जी एक्ट्स ऑलवेज हमेशा एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, चूंकि गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की तरफ कार्य करती है, इसलिए इट डज नॉट affect it does not, it मतलब G does not affect u x बराबर u cos थीटा। यह u x बराबर u cos थीटा मतलब कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को प्रभावित नहीं करती। ठीक है, यहाँ देखो स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, होता है यार। ठीक है, तो जी का मान इस पर नहीं पड़ रहा है, इस वेलोसिटी पर जी का मान जी प्रभावित नहीं कर रहा है। सो यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा रिमेन्स सेम अपरिवर्तित रहता है। इसलिए यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा अपरिवर्तित रहता है ड्यूरिंग द मोशन। ओके, हो गया। अब दूसरा आता है आपका वर्टिकल कंपोनेंट। क्या? वर्टिकल
वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई बराबर यू साइन थीटा ना, ये वर्टिकल है। क्या करता है, दिस इज इफेक्टेड बाई जी। जी मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण ना। वर्टिकल कंपोनेंट ऊर्ध्वाधर घटक यू वाई बराबर यू साइन थीटा पर जी का प्रभाव पड़ता है। सो इट चेंजेज कंटिन्यूअसली, यह लगातार बदलता रहता है। वर्टिकल वेलोसिटी पर जी का मान प्रभावित करता है। यह ऊर्ध्वाधर घटक को गुरुत्वीय त्वरण जी प्रभावित करता है, इसलिए यह लगातार बदलता रहता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। क्लियर? अब तो बोर्ड भाई 11th बोर्ड है नहीं, सिलेबस को अलग कर दिए। अभी पहले एक क्वेश्चन बराबर हम लोग होम एग्जामिनेशन से लेकर के बोर्ड एग्जामिनेशन तक आता था कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप गति परवलयाकार होती है। ओके, प्रूव दैट प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए पैराबोलिक मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए पैराबोलिक, सॉरी, प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए पैराबोलिक, पैराबोला से बना है, पैराबोलिक। इसको हिंदी में कहते हैं परवलयाकार। ठीक है बेटा, इसको कहते हैं परवलयाकार। जब ये पूछे तो बस वही लेट मान कर ये फिगर बनाओ। अब तब इतना ढंग का दुनिया भर का कहानी मत करो। यहाँ यू का सीटा बराबर यू एक्स रख दो, यहाँ यू वाई बराबर यू साइन थीटा, यू वाई बराबर यू साइन थीटा। ठीक है, अब इसके आगे जो बताऊंगा वही काम स्टार्ट कर दो कि कैसे प्रूव करोगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक होता है, प्रक्षेप गति परवलयाकार होती है। इसको कैसे आप प्रूव करेंगे? प्लीज नोट इट। इफ इन टाइम t हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट vx, यदि t समय में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x हो, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x हो, तो मान लेता हूं भैया कि t समय में यहाँ पर t बराबर t पर यह जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यह x हुआ। बात समझ में आ रहा है? और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्षैतिज विस्थापन किसके कारण हो रहा है? क्षैतिज वेग के कारण हो रहा है ना। तो x बराबर क्या होगा? विस्थापन बराबर वेग गुणे समय, u cos थीटा इंटू टी। बोलो भाई, t समय में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है? x। t समय में क्षैतिज विस्थापन कितना माना है हमने? x। यहाँ मान लिया यार, t समय में ये वाला ले लो, ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। और इतने में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इतना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए y है, ये क्या है? ये y है। t समय में क्षैतिज विस्थापन x है और ऊर्ध्वाधर विस्थापन क्या है? y है। तो x बराबर u cos थीटा इंटू टी। तो t बराबर क्या हो जाएगा बेटा? t बराबर क्या हो जाएगा? x अपान u cos थीटा, x अपान u cos थीटा। अच्छा भाई, अब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। आपको एक फार्मूला पता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट लगाने जा रहा हूँ,
बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट लगाने जा रहा हूँ, जिसको समझना है समझ ले और जिसको न समझना है रट ले। देखो बेटा, जैसे ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, मैंने यहाँ पर ये हमारा जो है यह हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। ध्यान दो पहले। अब यहाँ पर अभी ये जो वी वाई है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है और जी जो है हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो एक को प्लस लेंगे, एक को माइनस। अगर हम इसको पॉजिटिव लेते हैं तो इसको निगेटिव, और अगर इसको पॉजिटिव लेंगे तो यह निगेटिव है। दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हैं, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा। क्लियर? ये जरूरी नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं कि बॉल ऊपर जा रहा है, बॉल ऊपर जा रहा है, इसलिए भैया कहो यश बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। रटवाते हैं हम लोग कक्षा 9 में, छोटे बच्चे होते हैं। ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी इसकी बढ़ रही है ना, तो बच्चे कहेंगे यस सर, कहेंगे हम लोग यहाँ कर दो प्लस कर दो हाफ जी टी स्क्वायर। लिखवाते हैं, मैं भी करता हूँ, छोटे बच्चे होते हैं ना उनको समझाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा जरा देख लो, देख लो। अगर मान लीजिए ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो जी तो हमेशा बेटा नीचे ही वर्क करेगा। अगर ऊपर को प्लस ले रहे हो, नीचे को क्या लोगे? माइनस। ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा? एच बराबर ऊपर का प्लस ये तो यू टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, माइनस जी टी स्क्वायर। ये अभी फार्मूला सही है तो निकल कर आ जाएगा आपका यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला हुआ। अगर ऊपर को हम निगेटिव मान लेते हैं और नीचे को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, तब एच बराबर क्या हो जाएगा? माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल पॉजिटिव निगेटिव आएगा। ये दूरी है, ये विस्थापन है, ये ठीक है। ये भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, ये भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। ऊपर जा रहा है तो अगर ऊपर प्लस माने होती है एच प्लस, ऊपर माइनस माने होती है एच माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखना इस बात को। इस बात को पढ़ने के लिए एस सी वर्मा पढ़ो, एस सी वर्मा। कुछ बच्चे कहें सर एस सी वर्मा क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, उससे अच्छी कोई फिजिक्स की किताब ही नहीं है हमारे हिंदुस्तान में कॉन्सेप्ट के लिए। तो जरूरी नहीं है कि आप यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिखेंगे, आप माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब बात आप पर निर्भर करती है, ऊपर को प्लस मानेंगे कि नीचे को प्लस मानेंगे। अगर एक तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ क्या है? माइनस है। ये बहुत बड़ी बात बताया हूँ मैं। और इसको मैं एक दिन एस सी वर्मा साहब का वीडियो देख रहा था, तो गजब बहुत अच्छी तरह समझा रहे थे। मैंने भी हल्का सा मार दिया क्योंकि उनको सिर्फ यही समझाना था। 5 मिनट की वीडियो था, 10 मिनट का, यही समझाना था। भाई मैं अपनी तुलना एस सी वर्मा साहब से नहीं कर रहा हूँ। मैं भाई उनके आगे तो हम लोग कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो है, जीरो बटा लड्डू, कुछ नहीं है। अच्छा चलो बेटा, तो वाई, अच्छा यहाँ मानते हैं कि अभी ये मैक्सिमम हाइट पर नहीं है, बाई चांस ये मैक्सिमम हाइट पर, महत्तम ऊंचाई पर दिख रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर को क्या मान लें? प्लस। तो जी नीचे वर्क कर रहा है ना, इसको क्या मानेंगे? जी, ठीक है। तो वाई बराबर क्या होगा? अब बताओ, अब यहाँ पर तो यू तो है नहीं, टी समय के बाद तो वेलोसिटी बदलेगी ना, टी समय के बाद वेलोसिटी क्या होगी? बदलेगी। लेकिन यहाँ यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है ना, एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए जी टी स्क्वायर। तो यू टी इनिशियल वेलोसिटी है ना, इसलिए क्या कहेंगे? यू वाई टी ना प्लस हाफ। अब देखो इसको प्लस ले लिया,
तो जी को निगेटिव लेना पड़ेगा, टी स्क्वायर। ध्यान दो, ऐसा भी लिख सकते हैं, या ध्यान दो, या ये क्या हो गया, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, या हम ऐसे भी सकते हैं y बराबर माइनस यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आहा, सर ने आज ये क्या बता दिया। सर बुढ़ौती में पढ़ते हैं, आप लोग नौजवानी में नहीं पढ़ते हो। सर ने ये क्या बता दिया, कक्षा 9 में तो पढ़ा था, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ बेटा, ऐसा ही है, इसको प्लस मानोगे तो इसको माइनस, इसको माइनस मानोगे तो इसको प्लस। ओके, और भाई जब डायरेक्शन एक ही है, अगर डायरेक्शन एक ही है, चाहे दोनों को प्लस ले लो और चाहे दोनों को माइनस ले लो, अगर सेम डायरेक्शन में है। अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट नीचे से, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, यस बराबर माइनस यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नीचे आ रहा है, दोनों को मैंने माइनस ले लिया, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ दोनों को, जी को भी निगेटिव ले लिया और वी को भी निगेटिव ले लिया। क्या फर्क पड़ता है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, तो नीचे की तरफ, तो यस भी तो निगेटिव हो जाएगा बेटा। बोलो, अगर नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट आ रहा है तब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस एच होगा कि नहीं। यहाँ से मान लो नीचे का विस्थापन भी एच है, ये क्या हो जाएगा, माइनस एच ना। जब जी माइनस वी माइनस या यू माइनस, तो एच कहाँ से पॉजिटिव होगा ना, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है ना, तो एच भी क्या होगा, निगेटिव होगा ना, क्योंकि यहाँ से नीचे वाली दूरी क्या है, सब निगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव होगा। तो यहाँ माइनस एच कर दो। अरे साहब, ये तो मैथमेटिकली आपने सब में ऋण एक का गुणा कर दिया इस वाले इक्वेशन में। नहीं भाई, कॉन्सेप्ट है, समझो, ऐसे नहीं गुणा कर दिया जाता। चलो भाई, चलो लास्ट में अब आते हैं। तो y बराबर यू वाई कितना है बेटा, यू साइन थीटा, टी कितना लाल, एक्स अपान यू कॉस थीटा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाफ ये जी तो है ही ना, जी टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये दोनों यू राम तो गए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा। क्या हो जाएगा, टैन थीटा, और यक्स बेचारे को ही रहने दो। चलो यहाँ आओ, माइनस इसको जी अपान 2 कर दो, हाफ जी का मतलब जी अपान 2, और यहाँ क्या ले लो, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पता नहीं दिख भी रहा है आप लोगों को कि नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पूरे को ब्रैकेट में ले लो, यहाँ एक्स स्क्वायर को यहाँ कर दो, एक्स की घात 1 वाई एक्स की घात 2 वाई की घात 1। ठीक है, जब x की घात 2 है, x की घात 1 है, तो कौन सा इक्वेशन है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक, कहेंगे साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, द्विघात समीकरण जी, जो कक्षा 10 में पढ़े थे, द्विघात समीकरण। और ये द्विघात समीकरण जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला, पैराबोला को। It represents no, ये पैराबोला को प्रदर्शित करता है। पैराबोला का हिसाब क्या होता है, पैराबोला मैथ वाले तो समझते हैं। जैसे देखो पहले ये पैराबोला है, यह देखो, ठीक है, देख लो ऐसे,
ये पैराबोला है, देख लो ऐसे, ये पैराबोला है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से ही हो के जाए, पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये पैराबोला, ठीक है। तो hence we can say, हम कह सकते हैं that projectile motion is parabolic, projectile motion is parabolic, प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है। इट रिप्रेजेंट्स पैराबोला, पैराबोला मीन्स होता है परवलय, तो ये क्लास 11th मैथ में है, ठीक है। लेकिन बायो वाले बच्चे, उनको मैं दिखा दिया। इस तरह का कोई ग्राफ मिले आपको तो कह दो साहब ये पैराबोला है, ठीक है। इस तरह का ग्राफ चाहे नीचे दिखे, दाएं दिखे, बाएं दिखे, कह दीजिए पैराबोला है। बायो वाले विशेष रूप से ध्यान दें, ठीक है। अभी आगे अगले वीडियो में आपको मिलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, मैक्सिमम हाइट, उच्चतम या महत्तम बिंदु, रेंज, परास, ये मैं अगली वीडियो में दूंगा और एक वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल दे दूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। इट इज़ 9:30 PM। ओके बेटा, खूब पढ़िए, मस्त रहिए, माता पिता को खुश रखिए। जब तक माता पिता की, एक बात सुन लीजिए, जब तक माता पिता गुरु की भावनाओं की इज्जत नहीं करते, तब तक यह नहीं माना जाएगा कि आप माता पिता गुरु की इज्जत करते हैं। अगर आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं तो ये बेवकूफ़ी भरी बात है। सम्मान तभी मानेंगे हम कि आप अपने माता पिता का कर रहे हैं जब आप उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य करें, उनकी इच्छा के अनुरूप बनने का प्रयास करें, तब आप माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, अपने गुरु का सम्मान कर रहे हैं। नहीं तो आप सम्मान नहीं कर रहे हैं। अगर आप हम लोगों का सम्मान नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, ऐसा उम्मीद किया जाता है। शुभ रात्रि, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए।